नमस्कार दोस्तों। इससे पहले के हमारे वीडियोस में हम जो अप्रोचेस हैं, मेथड्स एंड टेक्निक्स पर डिस्कशन कर चुके हैं और अभी जो हमारा सीरीज स्टार्ट हुआ है इसमें हम बहुत सारी जो अलग अलग अप्रोचेस होती हैं लैंग्वेज लर्निंग की उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें से स्ट्रक्चरल अप्रोच हम ये पढ़ चुके हैं। आज हम सिचुएशनल अप्रोच पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा वो कम्युनिकेटिव अप्रोच का एंड देन इलेक्टिव अप्रोच का। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सिचुएशनल अप्रोच। सिचुएशंस क्या होती हैं, परिस्थितियाँ क्या होती हैं, इसको आप बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं कि हमारे जीवन में विविध प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न होती रहती हैं और उन परिस्थितियों से हमारे जो संवेग होते हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, वो डायरेक्ट अटैच रहते हैं। इसीलिए हर परिस्थिति के लिए हमारी विचार अलग अलग उत्पन्न होते हैं। उन विचारों के माध्यम से कुछ शब्दों का प्रयोग हम करते हैं, राइट। तो वही शब्द हम कैसे सीखें, कहाँ पर सीखें, कब सीखें, ये सारी बातें जो होती हैं हमारी ये इसके अंतर्गत आती हैं, सिचुएशन के अंतर्गत। तो देखिए एक डेफिनेशन समझते हैं इसको हम कि द सेट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग एंड द कंडीशंस दैट एग्जिस्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम और प्लेस। तो किसी एक विशेष समय या स्थान में घटित होने वाली सभी घटनाओं और स्थितियों के समुच्चय को हम सिचुएशन कहते हैं। The real and true meaning of words are known by the situation in which they are used by the speaker or the writer. किसी भी विशेष परिस्थिति जिसका निर्माण स्पीकर यानी कि वक्ता और राइटर यानी कि लेखक अपने शब्दों के माध्यम से करते हैं, उनमें विशेष शब्दों का एक सही अर्थ प्राप्त होता है। ठीक। So correct comprehension of the situation is very essential in order to pick up the desired meaning of particular structure. It means कि जब आप कोई भी बात कह रहे हैं तो उस बात को कहने के लिए जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं उन शब्दों का सही अर्थ तभी निकल पाएगा जब आपने उससे संबंधित एक स्थिति का निर्माण कर लिया है। इसीलिए जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ाने जाते हैं कक्षा कक्ष में तो सबसे पहले शिक्षक भूमिका बनाता है, यानी कि बच्चों को इंगेज करता है। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में हम 6E बेस्ड टीचिंग करते हैं, जिसमें पहला जो ई है उसका मतलब ही एंगेज होता है। तो उसका उद्देश्य होता है बच्चों के समक्ष ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना, ठीक है, कि बच्चे पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाएं, यानी कि रुचि उनमें उत्पन्न हो जाए। तो इंग्लिश टीचर ट्राइज टू क्रिएट लाइफ लाइक क्लासरूम सिचुएशन। मैं बता चुका आप लोगों को कि इसके लिए सिचुएशनल अप्रोच में वही करना होता है, सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ती है जिससे कि बच्चे किसी भी नए शब्द, किसी भी नए सेंटेंस को सीखने के लिए उत्सुक रहें। टाइप्स ऑफ सिचुएशंस देखिए कौन कौन सी होती हैं। आर्टिफिशियल एंड रियल सिचुएशंस। आर्टिफिशियल सिचुएशंस क्या होती हैं और रियल क्या होती हैं। देखिए रियल सिचुएशंस आर दो सिचुएशंस विच आर एक्सपीरियंस्ड डायरेक्टली थ्रू सेंसरी ऑर्गन्स। तो ऐसी परिस्थितियां जिनका अनुभव सीधे हमारे ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से किया जाता है वो रियल सिचुएशंस होती हैं। जैसे आप बाहर जाइए अपने वहाँ और बाहर जाकर के आपको जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं प्राकृतिक रूप से वो सब क्या है, रियल सिचुएशन है। आकाश है, मैदान है और हिल एरिया है जहाँ पर हमको पहाड़ दिखाई देते हैं, पेड़ पौधे हैं, बगीचे हैं, तालाब हैं, नदियाँ हैं, ये सब क्या है, रियल सिचुएशंस के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि इनमें सारे ही ऑब्जेक्ट जो हैं वो रियल होते हैं। आर्टिफिशियल सिचुएशंस आर दो सिचुएशंस विच कैन बी डिस्प्लेड ऑफ पिक्चर्स, मॉडल्स एंड डायग्राम। जब कोई वास्तविक परिस्थिति हमारे समक्ष नहीं होती है लेकिन हमें उसको निर्मित करना होता है तो इसके लिए हम कुछ पिक्चर्स, मॉडल्स और डायग्राम का प्रयोग करते हैं जिससे आर्टिफिशियल सिचुएशन डेवलप हो जाती हैं। जैसे आपको ताजमहल के संबंध में पढ़ाना है, आपको लाल किले के संबंध में पढ़ाना है, तो आप बच्चों को ताजमहल और लाल किले तक तो नहीं ले जा सकते हो, लेकिन मॉडल के माध्यम से लाल किले और ताजमहल की एक सही जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है सिचुएशंस अप्रोच की। देखिए इंग्लिश टीचर क्रिएट्स द एसोसिएशन विद द लैंग्वेज आइटम एंड रियल सिचुएशन। जो अंग्रेजी का जो अध्यापक है वो क्या करता है कि जिन शब्दों को उसने सिखाना है बच्चों को, जिन सेंटेंसेस को सिखाना है उससे संबंधित सिचुएशन बना करके भाषा का उस परिस्थिति के साथ एक संबंध स्थापित कर देता है। प्रैक्टिस एंड ड्रिल आर स्ट्रेस्ड। तो इसमें अधिक से अधिक अभ्यास और ड्रिल करवाया जाता है। एग्जाम्पल्स आर गिवन ऑन वन लैंग्वेज मटेरियल। जितने भी हम एग्जाम्पल्स देते हैं, उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, वो सभी के सब उसी भाषा में होने चाहिए जिस भाषा को सिखाया जा रहा है। अर्थात अगर हम अंग्रेजी भाषा सिखा रहे हैं तो सारा जो लैंग्वेज मटेरियल है वो अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत किया होना चाहिए। क्वेश्चनल टेक्निक इज एडॉप्टेड। शिक्षक द्वारा इस अप्रोच के अंतर्गत प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया जाता है, प्रश्नोत्तर टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। रिविजन एंड रिपीटिशंस आर स्ट्रेस्ड। ठीक है, तो रिविजन्स एंड रिपीटिशंस, अधिक से अधिक
जो बच्चे ने पैटर्न सीखे हैं या शब्द सीखे हैं उनका अधिक से अधिक बार प्रयोग करने के लिए बच्चे को प्रेरित किया जाता है। इसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ न्यू वोकैबुलरी और स्ट्रक्चर इज एम्फसाइज्ड। मुख्य उद्देश्य तो सिचुएशन अप्रोच का आपको पता ही है कि नई नई शब्दावलियों का और नए नए सेंटेंसेस का अर्जन के ज्ञान का अर्जन करना होता है। तो इस तरह से हम बच्चों को नई वोकैबुलरी और नए स्ट्रक्चर्स को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके संबंध इस प्रकार की वोकैबुलरी और स्ट्रक्चर को प्रस्तुत किया जाता है। द न्यू स्ट्रक्चर और एंड वोकैबुलरी आर टॉट इन अ नेचुरल, मीनिंगफुल एंड रियलिस्टिक मैनर। जो नई जो वोकैबुलरी है, शब्दावलियाँ हैं और नए नए जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हमेशा प्राकृतिक और अर्थपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। हाउ टू क्रिएट सिचुएशंस, ऑब्जेक्ट्स इन द क्लास और द टीचर्स बैग। क्लास के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें टेबल, चेयर, बेंच, ब्लैक बोर्ड एट्सेट्रा आते हैं। और जो टीचर्स बैग का मतलब है कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो टीचर अपने प्रयासों से बनाता है, जिसका उद्देश्य कोई कक्ष के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम से संबंधित होता है। वो आपके टॉयज़ जैसे खेल खिलौने, मॉडल्स, TLM जिनको बोलते हैं, चार्ट वगैरह हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द क्लासरूम, क्लासरूम के बाहर के ऑब्जेक्ट, इट मीन्स रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, जैसे कि ट्रीज, फ्लावर्स एंड स्काई, पेड़ पौधे, फूल और आकाश, हिल एरिया, मैदान, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं जिसको बच्चे को कक्षा से बाहर ले करके दिखाया जा सकता है। पिक्चर्स एंड चार्ट्स, ब्लैक बोर्ड ड्राइंग एंड देन जेस्चर्स एंड एक्शन इन द क्लासरूम। जेस्चर्स एंड एक्शंस में क्या होता है कि जब आपको बच्चे को कोई ऐतिहासिक वर्णन करना है घटना का, तो उससे संबंधित जो भी व्यक्ति विशेष होते हैं उनके अटायर पहना करके बच्चे को लाया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर आपको रामचंद्र के बारे में कुछ बताना है तो राम, सीता, हनुमान और लक्ष्मण आदि के रूप में बच्चों को प्रस्तुत किया जाएगा, मतलब कि उनके अटायर से बच्चों को लेकर के आया जाएगा, जैसा कि हम रामलीला में देखते हैं। और जब रामलीला में हम ये चीज़ें देख रहे होते हैं तो हमारे सामने निश्चित रूप से पूरा जो दृश्य है वो रामचंद्र जी का उपस्थित हो जाता है और वहाँ पर जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से वही बन रही होती है जैसा कि जो शिक्षक का उद्देश्य है। वर्बल बैकग्राउंड, जब ये सभी कुछ हमारे पास उपलब्धता ना हो तो उस केस में सिर्फ शिक्षक अपनी भाषा के आधार पर ही एक अच्छी सिचुएशन बना सकता है, ठीक है ना। जैसे कि आपने देखा होगा कई सारे संत महात्मा होते हैं, जब वो भाषण देते हैं तो वो इतना मंत्रमुग्ध कर देते हैं कि हम उनके द्वारा बताई गई बातों को इमेजिन करना शुरू कर देते हैं, विजुलाइज करना शुरू करते हैं, यानी कि हमारे मस्तिष्क में वही विचार चल रहे होते हैं जैसा कि वो आगे बोल रहे हैं। एडवांटेजेस क्या होती हैं इसकी? सबसे पहली एडवांटेज तो ये है क्योंकि ये एक्शन बेस्ड अप्रोच है तो इसमें क्या होता है, बच्चों को इंटरेस्ट आता है। देखिए, छोटे बच्चे जितना क्रियाशील रहेंगे उतना ही वो इंटरेस्ट लेते हैं, अदरवाइज वो उनके लिए बोर्डम हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर बच्चों को खुद करके सीखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, लर्निंग बाय डूइंग हो रहा है, तो ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पर भी बेस्ड होता है। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग पर मैं एक वीडियो नेक्स्ट बनाऊंगा तो आप उसको देख लीजिएगा। बहुत सारे हमारे प्रिंसिपल्स हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विषय भी होगा। इट एम्फेसाइज ऑन लिसनिंग एंड हियरिंग स्किल ऑफ लैंग्वेज। इसमें मैंने आपको लास्ट जो अप्रोच थी, स्ट्रक्चरल अप्रोच, आप देखिएगा उसका वीडियो बना हुआ है। लैंग्वेज स्किल्स बताए थे LSRW, ठीक है ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो यहाँ पर उनमें से लिसनिंग और हियरिंग का जो स्किल है, मतलब कि सुनने का जो स्किल है वो डेवलप किया जाता है। साथ ही साथ स्टूडेंट बिहेव लाइक एक्टिव लर्नर, और बच्चे जो हैं वो पूरी तरह से एक्टिव होकर के, सक्रिय होकर के सीखते हैं। इट इज़ यूजफुल टू लोअर क्लास, ये इसकी डिसएडवांटेजेस हैं। कहाँ कहाँ पर इसकी कमियां हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, ये देख लेते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था सिचुएशन अप्रोच में बच्चों को शब्दावलियाँ और स्ट्रक्चर सिखाया जा रहा है और ये कार्य केवल एक नियमित कक्षा तक ही हो सकता है। जैसे कि कक्षा 5 या 6 तक हम बच्चों को शब्दावलियाँ सिखाते हैं, उसके पश्चात फिर हमको बच्चों को एडवांस नॉलेज देनी होती है। तो इट इज़ यूजफुल इन लोअर क्लासेस ओनली। अ फ्यू वोकैबुलरी एंड सेंटेंस पैटर्न कैन बी टॉट थ्रू दिस मेथड। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सिचुएशन आपको क्रिएट करनी है और हर तरह की सिचुएशन क्रिएट करना इतना आसान होता नहीं है। अगर होता भी है तो उसके लिए बहुत सारा समय चाहिए। उतना समय अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारा सिलेबस समय से पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए कुछ ही विशेष वोकैबुलरीज और सेंटेंसेस को हम इसमें सिखा सकते हैं जिनकी सिचुएशन का क्रिएशन बहुत ईजी होता है। इट इज़ नॉट फिट टू फॉर टीचिंग ऑफ प्रोज, पोइट्री एंड कंपोजिशन, ठीक है ना। तो प्रोज पोइट्री जैसी टीचिंग के लिए ये सही नहीं है। The textbook cannot be taught by this approach and
ड्यू टू एक्सेसिव ड्रिल एंड रिपीटिशन द क्लासरूम बिकम्स मोनोटोनस। जब बच्चा बहुत सारी ड्रिल कर रहा है अकेले में, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होती है, क्लासरूम आपकी मोनोटोनस हो जाती है। इस तरह से हमारे ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।